नमस्कार साथियों, एक ऑर्डर को लेकर मैं आपके साथ जुड़ा हूं। एक ऑर्डर है, पहले उसकी प्रॉब्लम समझते हैं। ऑर्डर (39) रूल 1, अस्थायी निषेधाज्ञा, इंग्लिश में बोले तो टेम्पररी इंजंक्शन। इस पर सिविल ऑर्डर हम डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में, और अभी एक लेटेस्ट ऑर्डर जो 2024 के अंदर ही सुनाया गया है, उस ऑर्डर को लेके आया हूं। और ये राजस्थान के बेस्ट ऑफ जज जो ऑर्डर लिखने के लिए या जजमेंट करने के लिए जाने जाते हैं, जिनके अपील होने पर भी आज तक हाई कोर्ट ने कोई नेगेटिव वो नहीं दिया कि ऑर्डर में ये कमी थी, जजमेंट में कमी थी। ये किसी जज के जजमेंट की वैल्यूएशन बताता है कि कौन जज कितना अच्छा जजमेंट लिखता है, कितना अच्छा ऑर्डर लिखता है। क्योंकि जब अपील में जाते हैं तो हाई कोर्ट फटकार लगाता है कि भाई डीजे को बोलता है कि आप इनको फटकारो, क्या ये जजमेंट लिख रहे हैं, क्या ऑर्डर लिख रहे हैं। तो जो जज की क्वालिटी होती है वो उसके ऑर्डर और जजमेंट में निखर कर सामने आती है कि अगर हाई कोर्ट ने उस जजमेंट ऑर्डर में एक भी कमी नहीं निकाली, मतलब बहुत परफेक्ट तरीके से वो जजमेंट लिखे गए हैं। और ऐसे जजमेंट जब अपील में, चाहे हाई कोर्ट नहीं, डीजे लेवल पर भी अपील में जाते हैं, तो वो डीजे भी खुश होते हैं ऐसे जजमेंटों को देखकर। तो मैं ऐसे ही किसी सिविल जज, जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं, उनका जजमेंट लेकर आया हूँ। और ऑर्डर 39 रूल 1 अस्थायी निषेधाज्ञा या जजमेंट है। पहले प्रॉब्लम को समझते हैं कि एक ऐसा कोई मकान है, ठीक है। इस मकान में कोई व्यक्ति निवास कर रहा था। एक दिन अचानक से नगर निगम का मास्टर प्लान निकलता है। मास्टर प्लान जानते हो क्या होता है? मास्टर प्लान होता है कि एक सिटी को प्रॉपर तरीके से व्यवस्थित करने के लिए मास्टर प्लान निकाला जाता है, जिसमें सभी प्रकार की सेवाओं का ध्यान रखा जाता है। और जो इस रोड के सामने से 60 फीट का, इस मकान के सामने से जो 60 फीट का रोड निकल रहा था, उसको 100 फीट करने का इस मास्टर प्लान में प्रोविजन होता है कि 100 फीट किया जाएगा। और इसके लिए नगर निगम अपने फेमस चीज बुलडोजर लेकर आती है और यहां पर कार्रवाई करना शुरू कर देती है। ये विरोध दर्ज कराता है तो नगर निगम कहती है कि आपके मकान का पट्टा सिर्फ यहां तक है, और ये जो 40 फीट है ये आपने अतिक्रमण कर रखा है, और ये अतिक्रमण का मकान हम तो तोड़ेंगे। सॉरी, ये फीट की स्पेलिंग 40 फीट, ठीक है। और ये अतिक्रमण वाला एरिया हम तो तोड़ेंगे। उस दिन प्रॉपर एक नेताजी लोकल पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो जाती है, और लोकल पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होने के कारण ये मकान टूट नहीं पाता है। और नगर निगम ऐसा कहती है कि 1-2 दिन बाद व्यापक दफ्ते के साथ वापस आएंगे और मास्टर प्लान का तो एग्जीक्यूशन होके रहेगा। आपने अतिक्रमण कर रखा है, ये 40 फीट तो हम तोड़ के मानेंगे। तो यहां ये एक पार्टी है, ए नामक पार्टी, जिसका मकान है, और नगर निगम कहती है कि आपने मकान से अधिक जाकर कर रखा है पट्टा। अब ये एक नॉर्मल कंडीशन मैंने इस बात की बता दी। ए नामक पार्टी लेकर आती है ऑर्डर 39 रूल 1 में अस्थायी निषेधाज्ञा दी जाए जब तक कि अतिक्रमण का फैसला नहीं हो जाए, मुझे मेरे मकान को तोड़ने से रोका जाए। और इस पर अब पूरा जजमेंट ओरिजिनल ऑर्डर है, इस ऑर्डर पर चर्चा करते हैं। ऑर्डर का कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं होता। आप जितनी भी बुकें देखोगे, ऑर्डर आमतौर पर बिना पार्टी लिखे भी डायरेक्ट ऑर्डर लिखकर वादी को सुना, ठीक है। वादी की जगह भी क्या लिखते हैं, जैसे वो कि आवेदक, प्रतिवादी,
के कथन इस प्रकार हैं, या डायरेक्ट जज क्या करते हैं कि आवेदक प्रतिवादी को सुना, फिर उसके बाद दूसरा पक्षकार जो उस आवेदन का विरोध करता है, यह आवेदक कौन है? जो ऑर्डर 39 रूल 1 में रिलीफ मांगने आया है वो आवेदक है, वो इस मामले में प्रतिवादी है मान लो, या वादी भी होता है, कहीं आवेदक कोई भी हो सकता है, वादी प्रतिवादी कोई भी लेकर आ सकता है। इस प्रॉपर मामले में आवेदक क्या है? वादी है। अब इस पर डिस्कस करते हैं। तो आवेदक एक कोई बंसल करके हैं, बीकानेर का यह मामला था। यह अस्थायी निषेधाज्ञा का एक एप्लीकेशन लगाई कि जब तक मामला डिसाइड नहीं हो जाता कि हम अतिक्रमी हैं या नहीं है, हमारे मकान को तोड़ने से रोका जाए। ऐसा अस्थायी निषेधाज्ञा का ये वाद लेकर ऑर्डर के लिए एप्लीकेशन लेकर आए। पार्टी कौन है? नगर निगम और नगर विकास न्यास। देखो फॉर्मेट आप देख लो, न्यायालय सिविल न्यायाधीश बीकानेर का मामला है, पीठासीन अधिकारी जो भी थे उनके पीछे उनका आरजेएस, केस नंबर, मूल दीवानी प्रकरण संख्या, ठीक है। इंग्लिश में कहो तो ओरिजिनल सिविल केस नंबर या सिविल ओरिजिनल केस नंबर, COCN करना ये ज़्यादा बेटर लगता है, ठीक है। ये पार्टीज के नाम है बनाम दोनों नगर निगम और नगर विकास न्यास। आवेदन आदेश 39 रूल 1-2 सपतित 151 CPC 1908, ठीक है। अस्थायी निषेधाज्ञा का एप्लीकेशन लेकर आए हैं, प्रार्थना पत्र लेकर आए हैं। जो भी इनकी तरफ से अधिवक्ता थे माननीय वो प्रेजेंस हुए, ऑर्डर पारित कर रहा है। संक्षिप्त तथ्यों को पढ़ना, थोड़ा सा और मामला आपको क्लियर होगा कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा टेम्परेरी इंजेक्शन के तथ्य इस प्रकार हैं कि एक मकान है शिवबाड़ी बीकानेर में, किसका? जो एप्लीकेशन लेके आया, और वो बता रहा है कि मेरा मकान 1948 में मिसल संख्या 79 के द्वारा उस समय बीकानेर के महाराजा थे शार्दुल सिंह जी, उनके नाम से मकान हुआ करता था। उन्होंने अपने स्वर्गवास के समय, बीकानेर महाराजा ने क्या करा? अपने स्वर्गवास के समय अपने उत्तराधिकारी थे जो महाराजा करण सिंह जी, उनको मतलब उनके स्वर्गवास के बाद जो उत्तराधिकारी थे महाराजा के करणी सिंह जी, उन्होंने अपनी माता जी को ये मकान गिफ्ट कर दिया था। पहले वो मकान पे पोजीशन बता रहा है कि मेरी पोजीशन किस प्रकार से, चेन बता रहा है, पहले महाराजा के नाम था 1948 में। फिर वो मरे तो उत्तराधिकारी उनके जो करणी सिंह जी थे उनके नाम आ गया। करणी सिंह जी ने अपनी माता थी सुदर्शना कुमारी, उनको वो मकान गिफ्ट कर दिया और गिफ्ट डीड बीकानेर के रजिस्ट्रार के पास 1959 में रजिस्टर्ड हुई है। और जो राजमाता थी सुदर्शना कुमारी, उन्होंने वसीयत के जरिए रानी मरहन कुमारी को ये जगह प्लॉट गिफ्ट में दे दिया, और उन्होंने पावर ऑफ अटर्नी के द्वारा महेश पारक नाम के एक व्यक्ति को ये भूमि दे दी और उसने टुकड़ों में इसको विक्रय करने का अधिकार दे दिया। तो एक मनहर कुमारी नाम की राजकुमारी थी वहां की, इनके पास प्लॉट कैसे पहुंचा? पहले राजा साहब के पास था, राजा जी मृत हुए शार्दुल सिंह जी, तो उनके पुत्र के पास आया। किनके पास? करणी सिंह के पास। और पुत्र ने दे दिया माता जी को, सुदर्शना कुमारी जी को, और माता जी ने अपनी पुत्री को दे दिया जिनका नाम था मनहर कुमारी। और मनहर कुमारी ने एक महेश पारिक नाम के व्यक्ति के नाम, महेश पारिक नाम के व्यक्ति के नाम क्या जारी कर दिया? पावर ऑफ अटर्नी, ठीक है। POL लिख दूं, पावर ऑफ अटर्नी, कि आप इस प्लॉट को टुकड़ों में विक्रय कर सकते हो, ऐसा अधिकार दे दिया। और उन्होंने विक्रय किया महेश पारिक जी ने नीलम राय सिंघानी जी को, और नीलम राय सिंघानी से ये प्लॉट 2010 में एक रेशमी पवार और सलमान ने नामक व्यक्ति को विक्रय कर दिया। और रेशमी पवार और सलमा से ये प्रार्थीगण ने
विक्रय कर लिया। अब मतलब ये चेन ऑफ सीक्वेंस बता दिया कि अब प्रार्थीगण है जो बंसल करके हैं, उनके पास ये मकान आ गया, 7-8 जगह बिकता बिकता आया, उन्होंने चेन बता दी कि ये मकान हमारे पास कैसे है, क्योंकि एक्चुअल में आपको पोजीशन तो बतानी पड़ेगी। अब प्रार्थीकरण क्या है? इस विवादग्रस्त भूमि, जिस भूमि पर विवादग्रस्त है उसका संयुक्त रूप से मालिक है। मकान के उत्तर में एक सड़क है जहां 60 फुट चौड़ा रास्ता है। अप्रार्थीगण कौन थे? एक तो नगर निगम था, एनएन लिख दूं, या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ बीकानेर, एमसीबी लिख देता हूं। एक कौन था? नगर विकास न्यास, तो नगर विकास न्यास, एनवीएन कर देता हूं इसको, ठीक है। तो उसके कर्मचारियों ने क्या किया? नगर निगम के या नगर विकास न्यास के कर्मचारियों ने बिना नोटिस दिए और बिना कोई जांच किए प्रार्थीगण के मकान को तोड़फोड़ करने के लिए उतारू हैं, क्योंकि वो क्या लेकर आए थे? बुलडोजर लेकर आए थे। तो वो मकान तोड़ना चाहते बिना नोटिस दिए, और प्रार्थीगण ने पट्टेशुदा मकान में, और ये इसका प्रार्थीगण का पट्टाशुदा मकान है, इस में से रास्ता निकालने के लिए उतारू है। जैसे मैंने बताया था कि यह ऐसा मकान था, इसमें से वो चाहते हैं कि ये 40 फीट आपने अतिक्रमण कर रखा है और ये सरकार की भूमि है, ये भूमि 60 फीट रोड के साथ अटैच करके हम 100 फीट का रोड निकालना चाहते हैं। ऐसा एक मामला है। यदि अप्रार्थीगण इस कृत्य में सफल होते हैं, अगर ये मकान तोड़ देते हैं, कौन? नगर निगम, तो मुझे इतना नुकसान होगा कि उसकी पूर्ति नहीं हो सकेगी, ना पूरा हो सकने वाला नुकसान कारित होगा। अतः उसने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थीगण के मालिकाना कब्जे वाले पट्टाशुदा मकान को में तोड़फोड़ करने, रास्ता निकालने के लिए निषेधित करने का आवेदन किया कि अस्थायी निषेधाज्ञा दी जाए कि मेरे मकान में किसी भी प्रकार की तोड़फोड़ नहीं की जाए। तो मामला समझ में आया? क्या किया प्रार्थी ने एक चेन बताई कि ये मकान मेरे पास ऐसे ऐसे आया, इस मकान का मेरे पास पट्टा है, ठीक है, और इस मकान के पट्टे के बाद नगर निगम आकर मेरे मकान को तोड़ने के लिए बिना नोटिस दिए तोड़फोड़ करने का प्रयास करती है, जबकि और मेरे मकान में से रोड निकालना चाहती है, जबकि मेरे पास मेरे घर के आगे 60 फीट रोड निकल रहा है और मेरे पास मेरे घर का पट्टा है। अगर ये नगर निगम तोड़फोड़ करती है तो मेरे मकान का नुकसान ऐसा होगा जिसका वैल्यूएशन नहीं किया जा सकता, तो तत्काल नगर निगम को रोका जाए, अस्थायी निषेधाज्ञा दी जाए। नगर निगम आती है अपना डिफेंस लेकर। नगर निगम क्या कह रही है उपरोक्त मामले में? सबसे पहले नगर निगम बीकानेर आकर कह रहा है कि प्रार्थीगण ने जो भी कथन किए उनको मैं अस्वीकार करता हूं। अस्वीकार करने के साथ साथ ये कहता हूं कि इन्होंने नगर पालिका अधिनियम 304 के तहत 2 माह का नोटिस नहीं दिया। हम पढ़ते हैं सीपीसी सेक्शन 80 में 2 माह का नोटिस देना होता है सरकार के विरुद्ध किसी प्रकार का, 2 माह का नोटिस। तो इन्होंने किसी प्रकार का 2 माह का नोटिस नहीं दिया। नगर पालिका अधिनियम की भी धारा 304 में 2 माह के नोटिस का प्रोविजन किया है। तो पहली बात तो क्या आपत्ति जताता है कि ये जो टीआई का एप्लीकेशन लेके आए तो इन्होंने 2 माह का नोटिस नहीं दिया, जो आज्ञापक नोटिस है वो नहीं दिया। दूसरा कि प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में बेबुनियादी तथ्यों को प्रस्तुत किया है कि जो तथ्य इन्होंने प्रार्थना पत्र में बताए हैं उनका कोई बुनियाद नहीं है, झूठे तथ्य हैं। तीसरा, प्रार्थीगण स्वच्छ हाथों से न्यायालय के समक्ष नहीं आया है क्योंकि प्रार्थीगण अतिक्रमी है और उसने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया है। कि जो व्यक्ति है ये बंसल नामक, ये व्यक्ति स्वच्छ हाथों से नहीं आए हैं, इन्होंने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है, तो ये स्वच्छ हाथों से नहीं आए हैं तो इनको क्लियर हैंड से नहीं आए तो रिलीफ नहीं दिया जाए। अप्रार्थी द्वारा विधिक कार्रवाई के तहत सरकारी भूमि पर से अतिक्रमण हटाया जा रहा है कि नगर निगम अपनी विधिक कार्रवाई कर रही है, अभियान चलाकर सरकारी भूमि पर से अतिक्रमण हटा रही है। अतः जवाब प्रार्थना प्रस्तुत करके प्रार्थीगण का जो टीआई का एप्लीकेशन है इसको खारिज किया जाए, ये नगर निगम बीकानेर ने कहा। दूसरी पार्टी थी जो
जिसके विरुद्ध टीआई मांगा था वो था नगर विकास न्यास बीकानेर। उसने भी कुछ चीजें कही। उसने कहा कि प्रार्थीगण के कथनों को अस्वीकार करते हुए कहा कि अप्रार्थीगण जो वाद लेकर आया है उसने तथ्यों को छुपाकर गलत आधारों पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। टीआई की एप्लीकेशन गलत तथ्यों के आधार पर है। विवादग्रस्त एरिया के लिए मास्टर प्लान निकला है जो 100 फीट का है। उस एरिया में 100 फीट के लिए मास्टर प्लान निकला हुआ है और मास्टर प्लान में 100 फीट की रोड बनना है और विवादग्रस्त सड़क को चौड़ा किया जाना जनता के लिए आवश्यक है। और जो व्यक्ति है वो पट्टेशुदा जमीन से काफी आगे बढ़कर उसने आम रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है। कि जो व्यक्ति टीआई की एप्लीकेशन लेके आया है वो अपने पट्टे से आगे बढ़कर उसने आम जमीन पर अतिक्रमण कर रखा है। अतिक्रमी को किसी प्रकार का न्यायिक अनुतोष नहीं दिया जाना चाहिए, अतः उसका एप्लीकेशन को खारिज किया जाए, अस्वीकार किया जाए। दोनों मामलों ने दोनों पक्षकारों ने अपना अपना पक्ष रख दिया। एक ने कह दिया कि मेरे पास मकान मैंने ऐसे से खरीदा है, राजा साहब के बाद 6-7 चेन बता दी उसने कि ऐसे ऐसे मकान बिकता हुआ मेरे पास आया है, मेरे पास पट्टा है मकान का, ठीक है। और ये लोग बिना कोई नोटिस दिए मेरे मकान को तोड़ने आ गए। मेरे मकान पे से ये लोग रोड निकालना चाहते हैं। कौन? नगर निगम, नगर विकास न्यास। नगर विकास न्यास ने, नगर निगम ने अपना अपना पक्ष रख दिया कि इन्होंने हमें 2 माह का नोटिस नहीं दिया, हमारे खिलाफ कोई एप्लीकेशन लाए थे तो 2 माह का नोटिस देना चाहिए। और ये अतिक्रमी है, इन्होंने सरकारी जमीन को अतिक्रमण किया है, साफ हाथों से लेकर नहीं आए। नगर विकास न्यास ने कहा कि मास्टर प्लान विकास का हिस्सा होता है तो विकास के लिए 100 फीट का रोड निकालेंगे, क्योंकि सरकारी भूमि पे अतिक्रमण कर रखा है, हम तो अपना अतिक्रमण वापस लेना चाहते हैं। ये टोटल मामला है। अब डिसाइड करने के लिए आगे बढ़ते हैं। दोनों की अपनी अपनी प्रार्थनाएं सुन ली, दोनों पक्षों की प्रार्थना सुनी गई। उन्होंने अपने अपने बहस के दौरान तर्क रखे। हमें बहस के तर्कों पर हमें सिर्फ इतना लिखना है जब हम मामला डिस्पोज ऑफ कर रहे होंगे। वादी के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार हैं। यह वादी ने अपने प्रार्थना पत्र में संक्षिप्त तथ्य 3 लाइन में अपने संक्षिप्त तथ्य खत्म करो। प्रतिवादी के भी 2 लाइन में कि प्रतिवादी के तथ्य 2 लाइन में स्वच्छ हाथों से नहीं आया, सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है, इतना सा कहकर दोनों पक्षों के प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी। वादी ने पट्टा होने के आधार पर अपना मामला डॉक्यूमेंट के आधार पर साबित होना बताया और अवैध हस्तक्षेप को रोकने के लिए निवेदन किया। और प्रार्थी के द्वारा या अप्रार्थी पक्ष होता है उसने भी अपना अपना पक्ष रख दिया। वही बातें दोहराई है, देखो सारी चीजें वही रिपीट की है। 100 फीट रोड का बात लेकर, नोटिस की बात लेकर सेम। ये न्यायिक दृष्टांत हमारे किसी काम के नहीं है। अब हमें डायरेक्ट ऑर्डर पर ध्यान देना है। उपरोक्त तर्कों पर परिप्रेक्ष्य की पत्रावली का अवलोकन किया गया। टीआई की एप्लीकेशन पर उदाहरण के लिए 3 बिंदु। जब आप ऑर्डर 39 रूल 1 में कोई एप्लीकेशन डिसाइड करते हो तो 3 मामले देखना होता है। क्या प्रथम दृष्टया मामला वादी के पक्ष में है? दूसरा, सुविधा संतुलन है। सुविधा संतुलन क्या है? क्या अगर यहां पर हमने रिलीफ नहीं दिया तो कोई ऐसा नुकसान, बैलेंस मामला दोनों के बीच में बैलेंस है, किसी पक्ष को ऐसा नुकसान हो जाए जो बाद में जिसकी पूर्ति नहीं हो सकती हो। अपूर्णीय क्षति का कोई मामला है। तीनों मामले हमें देखने। प्रथम दृष्टया मामला, ठीक है। दूसरा सुविधा संतुलन, अपूर्णीय क्षति। प्रथम दृष्टया मामले का मौलिक अर्थ क्या होता है कि प्रार्थीगण के पक्ष में ऐसा कोई विधिक अधिकार है जिसकी रक्षा करने के लिए अस्थायी निषेधाज्ञा प्रदान किया जाना आवश्यक है, अपरिहार्य हो। तो प्रथम दृष्टया मामला क्या वादी के पक्ष में बनता है? न्यायालय क्या देखेगा प्रथम दृष्टया मामले में? क्या वादी की जगह प्रार्थी शब्द यूज करना चाहिए। प्रार्थी के पक्ष में कोई ऐसा लीगल राइट है जो हमने अगर डिसाइड नहीं किया या उसके पक्ष में डिसाइड करना चाहिए, अन्यथा उसको नुकसान होगा। तो इस बिंदु के संबंध में न्यायालय क्या पाता है कि दोनों विरोधी पक्षों के बीच में यह तथ्य निर्विवाद है कि मौके पर प्रार्थीगण काबिज है, क्योंकि वो भी कह रहे हैं कि इन्होंने कब्जा कर रखा है। प्रार्थीगण तो कह रहा है कि मेरा पट्टा है इस पर,
मेरे को लीज मिली हुई है और मेरी लीज के आधार पे मैं काबिज हूं, और नगर निगम भी कह रही कि कब्जा तो है इसका, पर इसने अतिक्रमण करके कब्जा कर रखा है। तो प्रथम दृष्टया मामले में न्यायालय क्या देख रहा है कि दोनों पक्षों के बीच में अनडिस्प्यूटेड फैक्ट क्या है कि मौके पर जो एप्लीकेशन लेके आया उसकी पोजीशन है, और वादग्रस्त भूमि पट्टेशुदा भी है कि इस भूमि पे उसका पट्टा भी है, मतलब कहीं ना कहीं लीगली उसके पास भूमि है। अब चाहे उसके पास कितनी लीगल भूमि है, कितनी उससे एक्सटेंड भूमि है, ये अभी मामले में डिसाइड नहीं हुआ। तो मौके पर उसकी पोजीशन है, जिस जमीन को तो से हटाया जा रहा है उस जमीन पे कब्जा भी है और उसका पट्टा भी है उसके पास। विवादित बिंदु केवल इतना है कि क्या वह व्यक्ति अतिक्रमी है या नहीं है, और यह बिंदु साक्ष्य से ही तय किया जा सकता है कि वो व्यक्ति ने उस जमीन पे जितना पट्टा है उसी पे काबिज है या उससे अतिक्रम एक्स्ट्रा बढ़कर उसने अतिक्रमण कर रखा है। ये मामला विवादित है न्यायालय के समक्ष। अब न्यायालय एविडेंस से ये तथ्य तय करेगा कि क्या प्रार्थीगण पट्टे की भूमि से आगे बढ़ा हुआ है या नहीं। ऐसे में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में बनना पाया जाता है कि वाक्य में उसका पोजीशन है, उसके पास पट्टा है, तो प्रथम दृष्टया मामला उसके पक्ष में बनता हुआ पाया जा रहा। दूसरा, सुविधा संतुलन अपूर्णीय सती। दोनों बिंदुओं को समय की दृष्टि से और अवधारण असुविधा से बचने के लिए एक साथ डिसाइड किया जा रहा है, और दोनों बिंदु के समक्ष में न्यायालय क्या पाता है कि प्रार्थीगण अपने पट्टेशुदा भूमि पर ही काबिज है। यदि लगा के बोला है कि यदि प्रार्थीगण जो एप्लीकेशन लेके आया ऑर्डर 39 रूल 9, प्रार्थीगण का सीधा मतलब बंसल जो पार्टी है, अगर बंसल अपने पट्टाशुदा भूमि पर ही काबिज है तो उसको अपनी ऐसे कब्जे पर बने रहने का अधिकार है, और ऐसे कब्जे में दखल से उसे अपूर्णीय सती और असुविधा होना संभावी है। अगर उसने वाक्य में उतनी जमीन पर जितने का पट्टा है उस पर काबिज है, तो फिर उसके कब्जे में अगर दखल करोगे तो उसको कहीं ना कहीं असुविधा भी होगी और उसको नुकसान भी होगा, और ऐसी नुकसान की पूर्ति नहीं की जा सकती। आप किसी व्यक्ति के मकान तोड़ देते हो सकता है अगले ही महीने उसको अपनी बेटी की शादी करनी हो। अब उसका मकान टूट गया, वो एक महीने में कहाँ से नया मकान बनाएगा, कैसे शादी करेगा, उसका तो पूरा व्यवस्था बिगड़ गई। हो सकता है अगले महीने उनके बच्चे की आरजेएस का मेंस का एग्जाम होना था, तो उसको तो ऐसी सती होगी कि वो लड़का अगर वो मकान नहीं टूटता तो डिस्टर्ब नहीं होता, पढ़ाई करता रहता। अब उसे बड़ा नुकसान हो गया क्योंकि उसका आरजेएस हो सकता था, मेंस निकाल लेता अगर उसको ये सब डिस्टर्बेंस नहीं होता, मेंटली या फिजिकली या कैसे भी आप जैसे भी मान लो इमोशनली। तो अगर किसी का मकान टूट रहा है तो उसको अपूर्णीय सती हो सकती है। इसके बारे में कोर्ट प्रिजम्पशन मान के ही चलता है कि किसी व्यक्ति को अपूर्णीय सती होगी केवल वहां जहां ऐसा सती का पैसे के रूप में युक्त कंपनसेशन हो सकता है। उसके अलावा अदर जगह कोर्ट ये प्रिजम्पशन करता है कि अपूर्णीय हानि या अपूर्णीय सती किसी पक्षकार को होनी चाहिए, ऐसी सती जिसकी पूर्ति नहीं की जा सकती पैसों से, और असुविधा होना संभव है। जैसे आपको अपूर्णीय सती क्या हो सकती है, आपके पास एक बेयर एक्ट होता है, जिस बेयर एक्ट से आप पढ़ते हो। एक तो आप परसों ही बीएनएस का नया बेयर एक्ट लेके आए और मैंने कहा यार बेयर एक्ट दिखाना कैसा है, और मैंने वो बेयर एक्ट लिया और अगले दिन पता लगा कि मेरे पास से वो खो गया। आप एक दिन पहले ही लेके आए थे, अभी आपने 2-4 जगह पेन ही चलाया था। अब मैं उस बेयर एक्ट के पैसे पे कर आपको कंपनसेट कर सकता हूं क्योंकि आपने उस बेयर एक्ट पे कोई काम नहीं किया था। तो ऐसी सती की तो पूर्ति की जा सकती है। बट एक ऐसा बेयर एक्ट जिसमें आपने 5 साल से आप पढ़ाई कर रहे थे, हर छोटा बड़ा पॉइंट उस बेयर एक्ट में लिखा था, सभी केस लोड लिखे थे, शॉर्ट नोट्स बनाकर कागज चिपका रखे थे। ऐसा बेयर एक्ट जब आदमी पोस्ट पे पहुंच जाता है ना तो 20 साल तक उसको सहेज कर रखता है, क्योंकि वो हर वक्त काम आता है। आप नए नए जब बेंच पर बैठोगे तो आपका वो बेयर एक्ट आप साथ में रखकर बैठते हो जिनसे पढ़कर आप जज बने हो, क्योंकि उसी बेयर एक्ट में जब कोई मामला उलझता है आपको पता नहीं होता कि अपराध के संबंध में कोई जजमेंट आया था, तो आप क्या खोल के देखते हो कि यार कोई जजमेंट लिखा था क्या इसके बारे में। तो आप कहीं ना कहीं उस बेयर एक्ट की वैल्यूएशन, अब कोई ने वो बेयर एक्ट लेकर आपका घुमा दिया तो आप वो कहते कि यार बेयर एक्ट नया ले ले, 200-300 रुपए का आता है, मैं दे दूंगा।
बात 200-300 की नहीं है, बात 5 साल की मेहनत की है। उस मेहनत की आप पूर्ति नहीं कर सकते तो कोई चीज है जिसका पैसों के रूप में कंपनसेशन है तो उसको पूर्ति योग्य क्षति कहा जाता है, पर जिसका पैसों के रूप में कंपनसेशन नहीं हो सकता, जिस पर आपने मेहनत की थी, जो आपका इमोशनल अटैचमेंट था जिस चीज के साथ, उसे अपूर्णीय क्षति की वस्तु माना जाता है और कोर्ट ऐसी प्रिजम्पशन करता है। तो अगर उसको ऐसे कब्जे से, ऐसे मकान के कब्जे में कोई दखल करता है तो अपूर्णीय क्षति और क्या होगी, असुविधा होगी। अतः दोनों बिंदु भी प्रार्थीगण के पक्ष में बनने पाए जाते हैं। हालांकि अप्रार्थी ने आपत्ति उठाई है कि उसे नोटिस नहीं दिया गया। बाकी कोई तो इफेक्टिव बात थी नहीं, एक तो ये थी कि मास्टर प्लान निकलना है, बाकी तो ऐसे ही आरोप थे कि हम ये अतिक्रमी है और ये साफ हाथों से नहीं आया है। इन्होंने एक महत्वपूर्ण बात थी, एक तो मास्टर प्लान निकलना है, 100 फीट का रोड बनना है, तो ये तो एक फैक्चुअल बात है कि 100 फीट का रोड बनना है इसलिए हम तोड़ना चाहते हैं। दूसरा लीगल मामला क्या था कि 2 माह का नोटिस नहीं दिया, जो सीपीसी में देते हैं वैसे ही नगर पालिका अधिनियम के सेक्शन 304 में था। तो उस नोटिस के संबंध में कहते हैं यह आपत्ति उठाई कि उसे नोटिस नहीं दिया गया, किंतु जहां केवल व्यादेश हेतु वाद लाया जाता है वहां ऐसा नोटिस आज्ञापक नहीं है, या जहां आपको इमरजेंसी रिलीफ चाहिए। अब आपके घर पे बुलडोजर खड़ा है, आज तो कोई पॉलिटिकल अप्रोच थी, वो बुलडोजर वापस चला गया, वो तो कल फिर आएगा नगर निगम तो अतिक्रमण हटाने, या एक नोटिस देकर 2 दिन बाद फिर आ जाएगा नोटिस देकर कि भाई अब नोटिस दे दिया, फिर आ रहे हैं, क्योंकि नगर निगम तो यही करता आया है। तो ऐसा कोई मामला है तो वहां आप इमरजेंसी में आप पढ़ते हो सेक्शन 80 का सेकंड प्रोविजन, जहां अति आवश्यक है नोटिस नहीं दे सकते, इतना समय नहीं है, आप 2 महीने का नोटिस दोगे, इतने में तो नगर निगम पुलिस फोर्स लाकर और आपके मकान को, बुलडोजर को तोड़ के चली जाएगी, आप कुछ नहीं सकते। तो इमरजेंसी मामलों में नोटिस देना आवश्यक नहीं है। आप ये चीज भी मेंशन नहीं कर सकते हो, तो आप कह दो कि 82 सेक्शन 80 के 2 में जहां अति आवश्यक मामले हैं वहां बिना नोटिस के भी आप न्यायालय का समाधान करा सकते हो कि नोटिस के लिए समय नहीं है, तो बिना नोटिस के भी आपका मामला एक्सेप्ट कर लिया जाता है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत प्रकरण के पत्तेसुदा वादी, ये न्यायिक दृष्टांत थे जो ऊपर 4 के फ्लोट थे, उनके संबंध में है। अतः आदेश किया जा रहा है कि प्रार्थीगण को उसके पट्टेसुदा भूभाग के कब्जे से बेदखल नहीं किया जाए। क्या आदेश किया कोर्ट ने? तीनों मामले देखे। पहले देखा कि प्रथम दृष्टया मामला क्या वादी के पक्ष में है, तो ये मामला कैसे डिसाइड हुआ? प्रथम दृष्टया मामला कि वादी मौके पर काबिज है और उसके पास पट्टा भी है, तो पोजेशन प्लस पट्टा दोनों है, तो वादी इस मामले में वादी के पक्ष में मामला बनता हुआ पाया जा रहा है। दूसरा, सुविधा संतुलन की अगर हमने ये मामला वादी के पक्ष में डिसाइड नहीं किया तो अब प्रतिवादी क्या करेगा? बुलडोजर लाकर मकान तोड़ देगा, और कल को पता लगा कि वो मकान तो पट्टेसुदा ही जमीन पर था, तो उसको जो अपूर्णीय क्षति होगी उसका कहीं भी कंपनसेशन नहीं हो सकता। तो यहां बजाय मकान तोड़ने के सुविधा इसमें ज्यादा है कि मकान तोड़ने से रोक दिया जाए और पहले यह डिसाइड किया जाए केस के माध्यम से कि क्या जो प्रार्थी प्रार्थना पत्र लेकर आया है वो अपने पट्टेसुदा जमीन पर ही काबिज है या उससे बाहर जाकर अतिक्रमण कर रहा है। तो कोर्ट क्या कह रहा है कि पहले इस मामले को डिसाइड करें कि क्या वो इस पर है, तब तक के लिए टेम्परेरी इंजेक्शन दे दिया जाए। तो उसने क्या किया? आदेश किया कि प्रार्थी को उसके पट्टेसुदा भूभाग के कब्जे से बेदखल नहीं किया जाए, ना ही पट्टेसुदा भूभाग में किसी प्रकार का तोड़फोड़ अप्रार्थी द्वारा नगर निगम के द्वारा किया जाए। उपरोक्त सभी बिंदुओं के मध्य नगर न्यायालय वादी का प्रार्थना पत्र इस सीमा तक स्वीकार करता है कि मूल वाद जो चलेगा, जो मूल वाद है जिसमें आपके अतिक्रमी होने या नहीं होने को डिसाइड करेंगे, उसमें पट्टेसुदा भूमि के कब्जे से बेदखल नहीं किया जाएगा। तो टेम्परेरी इंजेक्शन कब तक का है? जब तक कि मूल वाद में जजमेंट नहीं आ जाता कि आपका कितनी भूमि पर पट्टा है और कितने पे आपने अतिक्रमण कर रखा है, ये डिसाइड नहीं कर दिया जाता, तब तक आपको टेम्परेरी इंजेक्शन दिया जाता है।
तो यहां TI ग्रांट कर दिया। किस बेस पे किया? ये देखो ऑर्डर पारित कर दिया कि पट्टे के नाप तक आदेश क्या पारित किया कि पट्टे शुदा भूमि जिसका वर्णन ये है, मूलवाद में निर्बाध कब्जे का हकदार है, किंतु पट्टे के नाप से परे अगर प्रार्थीगण काबिज है तो उस समय अस्थायी निषेधाज्ञा प्रभावी रहेगी। ऑर्डर दे दिया कि पट्टा डिसाइड कर लो, नाप करा लो, पट्टे का नाप होता है, नाप करवा के, और कोर्ट कमिश्नर भी जारी कर देगा। इसमें आप ये भी ऑर्डर कर सकते हो कि पट्टे के नाप के लिए कमिश्नर नियुक्त किया जाता है और वो कमिश्नर जाकर पट्टे का नाप करवा देगा। जितने पट्टे सुविधा भूमि पर मकान है उसके संबंध में आपको ये स्थायी निषेधाज्ञा जारी रहेगी। बाकी जितने पे अतिक्रमण है उसको नगर निगम को तोड़ने का अधिकार दिया जाता है। तो यहां क्या था? इमरजेंसी मामला था, वही जजमेंट की तरह सीधा मामला नीचे सुना दिया। अब मामले को समझना था क्या ये मामला। जब भी अस्थायी निषेधाज्ञा का कोई भी एप्लीकेशन आई है ऑर्डर 39 रूल 23 में, एक और एप्लीकेशन में अभी डिस्कस करूंगा, देखो इसमें क्या है कि कोई व्यक्ति इस मकान पर काबिज है और नगर निगम आकर इसको तोड़ रही है और यह कह रहा है कि मेरे पास पट्टा भी है, ये फैक्ट से पता लग रहा है, और पट्टे के साथ मेरा इस पर कब्जा भी है। अब नगर निगम अगर आकर तोड़ रही है तो पहले अचानक तोड़ने से पहले ये तो डिसाइड कर लो कितने पे का इसके पास पट्टा है, कितने पे इसकी पोजीशन है, क्या ये पट्टे से जाकर अतिक्रमण कर रहा है। और जब तक ये मामला डिसाइड नहीं हो जाता, इस व्यक्ति ने ऑर्डर 39 रूल 1 की जो एप्लीकेशन, रूल 1 की जो एप्लीकेशन है वो लाया है, तो इसके पक्ष में ही डिसाइड करेंगे। जब भी ऑर्डर 39 रूल 1 की एप्लीकेशन आती है, 3 मामले हमेशा देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला क्या वादी के पक्ष में है। तो वादी पूरा ही फॉल्ट है, वादी के पास न तो मकान पर कब्जा है, न उसके पास पट्टा है, और वो आकर कह रहा है कि मुझे अस्थायी निषेधाज्ञा दी जाए। मान लो पट्टा नहीं है और आप कब्जे के आधार पर अस्थायी निषेधाज्ञा मांग रहे हो, तो वहां भी अस्थायी निषेधाज्ञा दी जा सकती है कि जब तक ये कब्जे का पक्ष डिसाइड नहीं हो जाता, क्योंकि हो सकता है कब्जा मोर देन 12 ईयर हो, ठीक है, एडवर्स पोजीशन के आधार पर उसको मालिकाना हक प्राप्त हो मामले पे। तो जब तक किसी चीज का फाइनल डिस्पोज ऑफ नहीं हो जाता, और ऐसी सती होने की संभावना है कि बुलडोजर अगर उस दिन चल जाता तो वो मकान टूट जाता, और ऐसा मकान टूटने के बाद अगर ये मामला साबित होता कि वो तो 14 सालों से उस जगह पे काबिज था, एडवर्स पोजीशन के आधार पर उस जगह पर उसका मालिकाना हक था, तो क्या वापस ऐसा मकान बन सकता था क्या? उसको कितना नुकसान होता, उसकी पूर्ति नहीं हो सकती, उसका जीवन अस्त व्यस्त हो जाता। तो यहां टेम्परेरी इंजेक्शन देना है। एक और मामला मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं, सेम ऐसा ही कोई एक मामला है। एक डबल फ्लोर की बिल्डिंग है, यह है बेसमेंट, ये है फर्स्ट फ्लोर, ठीक है। बेसमेंट में चल रहा है क्लॉथ स्टोर, कपड़े की दुकान। फर्स्ट फ्लोर पर है केमिकल शॉप, ठीक है। और वो केमिकल का एक्सपेरिमेंट करने के बाद यहां पर कोई टॉयलेट है, उस टॉयलेट में अपन वेस्टेज पानी नहीं फेंक देते क्या, जैसे टॉयलेट वगैरह में कोई जो ऊपर कचरा वगैरह इकट्ठा होता है, तो केमिकल शॉप का जो केमिकल था, वेस्ट केमिकल, उस वेस्ट केमिकल को डाल रहे थे टॉयलेट में। और इस पर जो पाइपिंग टॉयलेट की थी वो यहां से निकलकर ऐसे जा रही थी,
क्योंकि टॉयलेट यहां था तो यहां से ही निकालेंगे, यहां से निकाल के यूं ऐसे जा रही थी और यहां से हो रहा था कहीं ना कहीं मकान की छत से लीक। और इस लीक के आधार पर इसने नोटिस दिया फर्स्ट फ्लोर वाले को कि नोटिस नहीं दिया, इन्फॉर्म किया कि आपके जो टॉयलेट है उसके पाइप लीक हो रहे हैं और इस वजह से मेरे जो नीचे कपड़े की दुकान के कपड़े खराब हो रहे हैं और उनसे पता नहीं कुछ टॉयलेट के साथ कुछ केमिकल भी पड़ रहा है जिससे मेरे कपड़ों को काफ़ी नुकसान हो रहा है, आप इसको कंप्लीट कराइए अन्यथा मुझे बड़ा नुकसान हो जाएगा। ठीक है, ऐसा एक मामला आया। ये कंप्लीट नहीं कराता है फर्स्ट फ्लोर वाला। क्या कर रहा है फर्स्ट फ्लोर वाला, इसको कंप्लीट नहीं करवाता है, ये मना कर देता है मैं क्यों करवाऊं, तू करवा ले छत का काम, तू बदलवा दे पाइप। ठीक है, और ये क्या करता है बदलवा देता है और इस पर आता है 50,000 रुपए का खर्चा। ये 50,000 रुपए का नोटिस भेजता है कि ले मैंने बदलवा दिया, ये मकान मालिक के ऊपर वाला इसको नोटिस भेजा मैंने बदलवा दिया और आप 50,000 रुपए दो। वो कहता है कि मेरे से पूछना तो चाहिए कि मेरे पैसों से बदलवा रहे हो या नहीं, और ये मना कर देता मैं कोई 50,000 रुपए नहीं दूंगा। ये भी रेंट देना बंद कर देता है, जिसके कपड़े की दुकान है ये भी रेंट देना बंद कर देता है। ये लाता है मामला रेंट के लिए, लाता है शूट कि मुझे रेंट दिलवाया जाए। किस बात का? रिकवरी ऑफ मनी का, रिकवरी ऑफ मनी का। ठीक है, अच्छा सॉरी, ये लाता है अपने 50,000 रुपए के लिए रिकवरी ऑफ मनी का शूट लेकर आता है और ये कहता है कि मेरा रेंट दिलवाया जाए इससे। और एक मिनट रुकना, मुझे एक बार प्रॉब्लम देखनी पड़ेगी कि क्या इशू था। चलो कल की क्लास में इसको डिस्कस करते हैं अलग से, क्योंकि अभी मुझे वो देखनी पड़ेगी, प्रॉब्लम पढ़नी पड़ेगी क्या इशू था। यहां अगर मान लो कि ये व्यक्ति कहे कि मैं रेंट नहीं दूंगा और 50,000 रुपए दिलवाओ, और ये व्यक्ति कहता है कि इसका रेंट नहीं दे रहा है तो रेंट नहीं देने के आधार पर इसका एविक्शन किया जाए, इसको हटाया जाए और यहीं पर लीज को समाप्त किया जाए। वाद लेकर आएंगे, क्या डिसाइड होगा वाद में, कौन सा पक्ष फॉल्ट है। कल एक प्रॉब्लम्स इसी पर डिस्कस करते हैं। यहां स्थायी निषेधाज्ञा का मामला, ऐसी कोई प्रॉब्लम पर डिस्कस करते हैं, वहां पर थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। टीआई की एप्लीकेशन भी उसी के अंदर एक देख लेंगे। ये आज की एप्लीकेशन मैंने शेयर की थी, हालांकि एक और एप्लीकेशन पड़ी होगी मेरे पास, पर ज़्यादा समय लग जाएगा। ये भी ऑर्डर 39 रूल 1-2 पर ही है। ठीक है, एक लंबी चौड़ी एप्लीकेशन है जिसको भी पढ़नी है। लंबी चौड़ी का मतलब 4-1 पेजों की एप्लीकेशन है। ये मैं धीरे धीरे यहाँ पर, आप इसको आराम से रोक रोक के पढ़ लेना। स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेना। देखो मैंने सारी चीज़ें मैं धीरे धीरे इसलिए ऊपर से नीचे कर रहा हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सको।
अच्छा, किसी को कोई जजमेंट करवाना हो सिविल का, कोई प्रॉब्लम हो जिसको करने में दिक्कत आ रही हो, आप भेज देना। मैं सिविल के जजमेंट और क्रिमिनल के दोनों ही, सिविल या क्रिमिनल के, उनको डिस्कस करता रहूँगा। रोज़ एक एक जजमेंट को यहाँ डिस्कस करूँगा ताकि चीज़ें क्लियर हों। वही तीनों चीज़ें, प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा, संतुलन। यहाँ तक पूरा मामला है। आई थिंक आप आराम से इसको स्क्रीनशॉट लेकर भी पढ़ सकते हो, अदरवाइज भी आप पढ़ सकते हो। बाकी एक ऑर्डर और मैं रात को कोशिश करता हूँ आपसे डिस्कस करूँ। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। देखो, मैं ओरिजिनल ऑर्डर इसलिए लेकर आया हूँ और बेफ्ट जजेज का इसलिए लेकर आया हूँ कि आपको एक आइडिया हो कि कैसे ऑर्डर किया जाता है। ऑर्डर का एक फ़ायदा ये है कि आपको कुछ नहीं लिखना, दो दो लाइन में दोनों का, प्रार्थी का अप्रार्थी के दोनों के दो दो लाइन में ब्रीफ स्टेटमेंट लिखो। दोनों की बहस सुनी गई, दोनों ने अपना मामला पक्ष में बताया। उसके बाद आपको डायरेक्ट ऑर्डर पे एविडेंस का एप्रिसिएशन करके ऑर्डर पास कर देना। 10, 12, 15 लाइनों का एविडेंस का एप्रिसिएशन, उसके बाद ऑर्डर पारित कर देना। ये ओरिजिनल लेके आया हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको लिखकर एक ऑर्डर बताऊंगा कि ये प्रॉब्लम है और इस पर एक ऑर्डर कैसे लिखा जाए, ताकि आपको एक आइडिया भी हो जाए कि ऑर्डर लिखते कैसे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।